अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एंथर एंड पोलन कल्चर। जबकि इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एंथर कल्चर और पोलन कल्चर को, जबकि आज डिस्कस करेंगे वो फैक्टर जो एंथर कल्चर और पोलन कल्चर को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है जीनोटाइप। एक्स प्लांट की जीनोटाइप एंथर कल्चर और पोलन कल्चर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। कुछ जीनोटाइप ऐसी होती हैं जो क्या है एंथर और पोलन कल्चर शो नहीं कराती, जबकि कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा एंड्रोजेनेसिस शो कराती हैं। इसलिए ऐसी जीनोटाइप की सिलेक्शन करनी चाहिए जो क्या बहुत ज़्यादा कंपेटिबल हो। उसके बाद फिर है स्टेज ऑफ मैक्रोस्पोर। मैक्रोस्पोर जो हम लेंगे उसकी स्टेज कौन सी होनी चाहिए, यह भी अफेक्ट करती है एंथर और पोलन कल्चर को। अगर वो यूनिन्यूक्लिएट स्टेज है मैक्रोस्पोर की तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, वो मैक्रोस्पोर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा और बहुत ज़्यादा एंड्रोजेनेसिस शो कराएगा। टेम्परेचर अगर लो टेम्परेचर होगा तो उस लो टेम्परेचर पर एंड्रोजेनेसिस क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि लो टेम्परेचर पर जब मैक्रोस्पोर डिवाइड करेगा, मैक्रोस्पोर का न्यूक्लियाई डिवाइड करेगा और जनरेटिव न्यूक्लियाई और ट्यूब न्यूक्लियाई बनेगा। लेकिन अगर लो टेम्परेचर होगा तो लो टेम्परेचर इसके जनरेटिव न्यूक्लियाई को क्या है, डिसरप्ट कर देगा, डिग्रेड कर देगा, डिज़ोल्व कर देगा, जिसकी वजह से क्या है कि मैक्रोस्पोर का जो नॉर्मल पाथवे होता है वो रुक जाता है और क्या है एंड्रोजेनेसिस का अमल शुरू हो जाता है। इसलिए लो टेम्परेचर क्या है एंड्रोजेनेसिस के लिए फेवरेबल है। उसके बाद है फिजियोलॉजिकल स्टेटस कि कौन सी फिजिकल कंडीशन एंथर कल्चर और पोलन कल्चर को अफेक्ट करती हैं। ये देखा गया है कि अगर वाटर स्ट्रेस हो, यानी कि वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो और नाइट्रोजन स्टारवेशन हो, तो एंथर कल्चर और पोलन कल्चर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि एंड्रोजेनेसिस बहुत ज़्यादा होती है वाटर स्ट्रेस की सूरत में। और नाइट्रोजन स्टारवेशन का मतलब है नाइट्रोजन की कमी हो तो एंड्रोजेनेसिस बहुत ज़्यादा होती है उस प्लांट की निस्बत जिस प्लांट को वाटर अवेलेबिलिटी हो और नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी हो। तो वाटर स्ट्रेस यानी कि वाटर की कम अवेलेबिलिटी और नाइट्रोजन स्टारवेशन क्या है, एंड्रोजेनेसिस को प्रमोट करता है। फिर आखिर में है ग्रोथ मीडियम। ऐसा ग्रोथ मीडियम जिसमें एक्टिवेटेड चारकोल शामिल किया गया हो, उसमें क्या है एंड्रोजेनेसिस ज़्यादा होगी। इसी तरह ऐसा मीडियम जिसमें कोकोनट मिल्क और आयरन शामिल किया गया हो, उसमें भी एंड्रोजेनेसिस ज़्यादा होगी। अगर किसी ग्रोथ मीडियम में कोकोनट मिल्क, आयरन और चारकोल वगैरह नहीं है तो उसमें एंड्रोजेनेसिस कम होगी। फिर आखिर में एंथर और पोलन कल्चर की कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। आइसोजेनिक लाइंस, एंथर और पोलन कल्चर के ज़रिए हम आइसोजेनिक लाइंस हासिल करते हैं, मतलब होमोजाइगस प्लांट हम हासिल कर सकते हैं। जबकि दूसरा कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम हेट्रोजाइगस प्लांट से कोई होमोजाइगस प्लांट हासिल कर सकें। सिर्फ और सिर्फ एंथर और पोलन कल्चर के ज़रिए ही क्या है हम आइसोजेनिक लाइंस हासिल कर सकते हैं। इसके बाद है एंथर डिराइव्ड हेप्लाइड प्लांट आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन प्रोटोप्लास्ट कल्चर एंड सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। जो एंथर और पोलन कल्चर के ज़रिए हेप्लाइड प्लांट हम हासिल करते हैं वो प्रोटोप्लास्ट कल्चर और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या है यूज़ होता है। इसके बाद एक एंथर और पोलन कल्चर से हम डिफरेंट स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट हासिल करते हैं। तो ये कुछ पोलन कल्चर और एंथर कल्चर की कुछ एप्लीकेशन थी।